काइनेटिक्स के लिए, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केमिकल काइनेटिक्स। बहुत सिंपल टॉपिक है। देखो यार, आप लेक्चर बस अटेम्प्ट करो, फाइनली आपको बस कुछ फॉर्मूले ही आते हैं। देखो एग्जाम का एक पैटर्न होता है फिक्स। चैप्टर हम देखो, हम नीट या जेडबल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सब नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भाई एक पैटर्न होता है। जब मैंने कंडक्टेंस पढ़ाया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ाया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाया, फाइनली मैंने देखो इक्वेशन बताई, कुछ फॉर्मूले बताए, और आपने अप्लाई किए, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व भी हो गए। ठीक है ना। केमिकल काइनेटिक्स भी ऐसा ही है, मतलब कंसेप्ट भी बताऊंगा साथ ही साथ में, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, ये वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का। टफेस्ट का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट छुपे हुए हैं। ठीक है ना, तो प्लीज एक लाइन भी आप मिस मत करना। ओके बच्चों, अब बोलो आवाज आ रही मेरी? हाँ या ना? आवाज आ रही मेरी? चलो एक सेकेंड ना। ओके, बहुत अच्छी बात है। देखो अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं, केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं, तो देखो होता क्या है बच्चों, सबसे पहली बात तो इसका वेटेज है 8 से 4 मार्क्स, 100%। एक छोटा चैप्टर है, जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। बहुत स्मॉल टॉपिक है ये वाला। ठीक है ना। इसके देखो पहले तो आज बेसिक लेक्चर होने वाला है, बेसिक लेक्चर होगा आपका। ठीक है, बेसिक में मैं कुछ चीजें पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना। देखो केमिकल काइनेटिक्स में मैंने अभी बताया 4 से 8 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, गारंटेड। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है गारंटेड, 1 से 2 क्वेश्चन। उसके बाद अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं, तो बहुत बच्चे अब क्वेश्चन आता है, सर आखिर क्यों पढ़े हम इस चैप्टर को, वाई टू स्टडी केमिकल काइनेटिक्स। देखो यहाँ पे मैं लिख दूं, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे। वाई टू स्टडी केमिकल काइनेटिक्स, क्या रीजन है सर केमिकल काइनेटिक्स हम आखिर पढ़े क्यों। ठीक है ना। तो देखो अच्छे से, अब वहां पे बारिश हो रही है क्या? लासुर में बारिश है बच्चों? उधर बारिश हुई क्या आज? ओके, ओके अच्छी बात है। देखो तो नेटवर्क का इशू नहीं होगा सबका। देखो बात कर लेता हूं मैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं, तो पानी पता है सबको, H2O। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जब हम H2O की बात करते हैं, तो मान लो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, और अगर आपसे पूछो तो पानी बनता है। ठीक है, ये लिक्विड है। तो मुझे बताओ, क्या आप इस रिएक्शन को, मुझे बताओ, अगर इतना आसान होता पानी बनना, तो एयर है हमारे पास, एयर के अंदर ऑक्सीजन है, एयर के अंदर हाइड्रोजन है, तो सीधे सीधे रिएक्शन हो जाती और कंटिन्यू पानी बरसता, कंटिन्यू हमारे ऊपर पानी बरसता। लेकिन कोई बता सकता है ये रिएक्शन इतनी आसानी से होती है क्या? जल्दी बताओ। क्या हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ इजीली रिएक्ट हो जाता है क्या? आपका आंसर होगा नहीं। ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो इसके लिए जो टेम्परेचर कंडीशन है, कोई प्रेशर कंडीशन होगी, कोई टेम्परेचर कंडीशन होगी, कोई कैटलिस्ट होगा, कोई रिएजेंट होगा, ये हमें पता नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि मान लो आपसे मैंने कहा कि वो पानी बनाओ, तो क्या आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेके बैठ जाओगे घर में? मान लो आपने हाइड्रोजन को लिया, ऑक्सीजन को लिया, तो क्या पानी बन जाएगा आपसे? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, ये बात तो गलत है। ठीक है, आपको पता है पानी बनेगा कि सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बनेगा, तो क्या आपको पता है कितने टाइम में बनेगा? क्या आपको पता है कितने टाइम में बनेगा? तो आपका आंसर होगा सर हमें नहीं पता। तो बच्चों यही चीज कि कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर है, ये हमें बताता है केमिकल काइनेटिक्स। इंपॉर्टेंट बात समझ में आई? कोई रिएक्शन कंप्लीट कब होगी, ये हमें कौन बताता है? केमिकल काइनेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल देखना भाई, सुनना अच्छे से। मान लो आपने मतलब ये देखा है, मान लो आपके पास, मान लो डायनासोर पता है आपको, या स्केलेटन है, मान लो कोई स्केलेटन है, मान लो कोई स्केलेटन है जो जमीन के अंदर, ये हमारी जमीन, उसके अंदर स्केलेटन है। ठीक है ना। और किसी को स्केलेटन मिल गया, तो फॉरेंसिक में ले गया उसको, इस स्केलेटन को फॉरेंसिक लैब के अंदर, फॉरेंसिक फॉरेंसिक लैब के अंदर लेने के बाद, यहाँ पे जो कार्बन 14 होता है ना बच्चों, ये कार्बन का एक एलोट्रॉप है। ठीक है ना। तो बिल्कुल मत डरना। तो कार्बन 14 का यूज करके ये पता लगाया जाता है कि ये स्केलेटन की एज क्या है।
समझ में आया सबको कि स्केलेटन कितने सालों से अंदर था? समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ कि मान लो कोई स्केलेटन है, बहुत दिनों से आपका कोई मतलब किसी भी चीज का स्केलेटन जमीन के अंदर है, और मान लो पुलिस को या किसी को वो चीज मिल गई, वो फॉरेंसिक में गए, उस फॉरेंसिक लैब में ले गए स्केलेटन को, और फॉरेंसिक वालों ने चेक किया, उसका नाम होता है कार्बन डेटिंग। क्या होता है? कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से हमें क्या पता चलता है बच्चों? बच्चों कार्बन डेटिंग से हमें पता चलता है कि वो स्केलेटन की एज क्या है, कितने सालों से वो स्केलेटन वहां पे है। ये चीजें हम काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो क्या काइनेटिक्स का आपको यूज समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ या ना। काइनेटिक्स आखिर पढ़ना क्यों है? क्लियर हुआ बच्चों कि किसी भी रिएक्शन का रेट या रिएक्शन की स्पीड क्या है, पहली बात तो ये, या कोई भी चीज कितनी पुरानी है। और नेक्स्ट देखो, आपको ग्रेफाइट पता है बच्चों, सबको ग्रेफाइट पता है पेंसिल के अंदर होता है। तो देखो आपके पास ग्रेफाइट है, और ग्रेफाइट आपका डायमंड में कन्वर्ट होता है, डायमंड में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई डायमंड और ग्रेफाइट की अगर बात करूं, तो आपका जो ग्रेफाइट है वो डायमंड में कन्वर्ट होता है, ये बात आपको पता थी? बहुत बच्चों को पता होगा कि डायमंड आप ग्रेफाइट आपका डायमंड में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर ऐसा होता सर, तो मैं पेंसिल लेके बैठ जाता, आप सब पेंसिल लेके बैठ जाते, और फिर वेट करते कि ग्रेफाइट कब डायमंड में जाए। तो क्या ये बहुत फास्ट प्रोसेस है? आप बताओ बच्चों, कल आपने पेंसिल खरीदी, क्या आज वो डायमंड हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये बात तो बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया पागल हो जाती, सब लोग पेंसिल खरीदने ले जाते, पेंसिल का मार्केट भी बढ़ जाता, और सब पेंसिल लेके बैठ जाते, ठीक है, और बोलते आज नहीं तो कल डायमंड बन जाएगा। तो ये चीज सबको पागल कर देती है कि ये तो एक दिन हुआ क्या, जब सबने काइनेटिक्स का पढ़ाई की, काइनेटिक्स की, तो उन्हें पता चला कि हाँ, काइनेटिक्स हमें बताता है, केमिकल काइनेटिक्स, कि ग्रेफाइट को डायमंड में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो ये टाइम का जो स्टडी है ना बच्चों रिएक्शन में, ये टाइम का स्टडी हम काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको क्लियर है केमिकल काइनेटिक्स में हमें क्या पढ़ना है, तो उसका आंसर है टाइम का स्टडी। ये रिएक्शन को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने के लिए। बोलो बच्चों, सभी बच्चों को यहां तक की बातें समझ में आई? दिस इज द इंट्रोडक्शन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं, ध्यान देना, अगर रिएक्शंस की मैं बात करूं, तो तीन तरह के रिएक्शंस आप देखते हो। फर्स्ट होती है टू फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होती है बच्चों। दूसरी होती है स्लो रिएक्शन, और बच्चों तीसरी होती है टू स्लो। तीन तरह की रिएक्शन हमें पढ़नी है, ठीक है ना? कौन कौन से रे? सबसे पहले तो काइनेटिक्स में हम तीन तरह के रिएक्शन पढ़ते हैं। पहली तो टू फास्ट, स्लो, टू स्लो बहुत ज्यादा स्लो। अब मुझे एक बात बताओ, टू फास्ट रिएक्शन कौन कौन से? तो भाई ध्यान से सुनना, एसिड बेस रिएक्शन जो है ना, कभी भी याद रखना, एसिड बेस की रिएक्शन जो होती है ना भाई, ये टू फास्ट होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है। चंद सेकंडों में, मिली सेकंड्स में, बहुत ज्यादा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। एसिड को बेस दिखा ना, मैं बता रहा हूं वो पागल हो जाएगा, एकदम रिएक्शन कर देगा। तो ये होती है फास्ट रिएक्शन। सभी बच्चों को फास्ट रिएक्शन के बारे में समझ में आया? बोलो, सभी बच्चों को फास्ट रिएक्शन क्लियर है? जनरली फास्ट रिएक्शन हमारी एसिड बेस हो सकती है। उसके बाद चलो फास्ट रिएक्शन पढ़ा देता हूं मैं, ठीक है ना? देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात तो ये कि मान लो HCl है आपके पास, और NaOH है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, तो क्या बनेगा रे बच्चों? बोलो रे बच्चों, क्या बनेगा? NaCl। ये आपने पढ़ा है बचपन में। तो भाई ये सॉल्ट, ये देखो एसिड है, बेस है, तो एसिड बेस की रिएक्शन हुई तो बना सॉल्ट। ये वाली रिएक्शन हमारी टू फास्ट है, टू फास्ट, एकदम फास्ट। चलो, यानी कि एसिड बेस रिएक्शन फास्ट है। उसके बाद आता है नंबर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का क्या मतलब है सर? देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखो बच्चों, मान लो आपके पास HNO3 है, HNO3 नहीं, आपके पास मान लो AgNO3 है, Ag प्लस NO3 माइनस, और भाई HCl है, H प्लस Cl माइनस। तो आप होशियार बच्चे हो कि सर हमें इतनी केमिस्ट्री तो आती है
कि Ag की रिएक्शन Cl के साथ कर लेंगे, तो ये बन गया AgCl, और बच्चों HNO3 बाहर निकाल देंगे हम कुछ इस तरह से। देखो इतनी केमिस्ट्री तो आपको आती है कि सर AgCl बनेगा और HNO3 बनेगा। तो आप बोलोगे सर बच्चों AgCl का व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। क्या होता है? व्हाइट कलर का पीपीटी। आपने कई बार देखा होगा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर मान लो कुछ ऊपर से हमने ऐड किया तो नीचे ना ऐसे कलर बन जाते हैं पूरे, मतलब इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। समझ में आया? आपने देखा होगा ना यार, कभी टेस्ट ट्यूब को देखा है कि अचानक टेस्ट ट्यूब ने कलर बदल दिया, हमने ऊपर से कुछ ऐड किया। बच्चों देखो, हमने ऊपर से कुछ ऐड किया और देखते देखते टेस्ट ट्यूब में कुछ अलग कलर आ गया। यानी कि ये वाली जो रिएक्शन होती है ना, जहां पे आपको पता है, आप एक काम करो, पानी में आप क्या डाल दो, कैल्शियम कार्बोनेट डाल दो। आपको चूना पता है सबको, जो आप सब लगाते हो दूसरों को चूना, तो वो वाला चूना नहीं, दूसरा वाला चूना, उसको आप जब पानी में डिजोल्व करोगे तो पानी के ऐसे नीचे ऐसे पीपीटी बन जाएंगे। तो सबको पीपीटी का मीनिंग समझ में आता है ना। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती है ना बच्चों, ये फास्ट होती है, टू फास्ट। सभी बच्चों को समझ में आया टू फास्ट रिएक्शन कौन कौन सी है? तो आप बोलोगे जो रिएक्शन एसिड बेस है और जो रिएक्शन प्रेसिपिटेशन है वो होती है टू फास्ट रिएक्शन। बच्चों एक बार बताओ, क्या यहां तक की बातें सबको क्लियर है? बोलो हाँ या ना। एकदम अच्छे से क्लियर है। जो भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है आपकी, अगर कोई पूछे तो बता देना उनको, तो फास्ट होती है। अब स्लो रिएक्शन कौन से होते हैं? तो देखो यार, जो रिएक्शनों को हम बोल सकते हैं कि एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, उनको हम बोलेंगे 1-2 दिन वाली रिएक्शन, या फिर 1-2 घंटे वाली रिएक्शन, 1-2-3 घंटे वाली रिएक्शन। वो टू स्लो होती है, हमें उनसे कोई इतना लेना देना नहीं। हम देखेंगे टू स्लो रिएक्शन की सबसे स्लो कौन सी है, टू स्लो। हाँ, 1 मिनट। देखो टू स्लो रिएक्शन कौन सी होती है, तो आपसे अगर मैं बताऊं, आपको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन? बच्चों पता है सबको रस्टिंग ऑफ आयरन? रस्टिंग ऑफ आयरन का होता है मीनिंग होता है रस्टिंग ऑफ आयरन का, रस्टिंग ऑफ आयरन का मीनिंग क्या होता है? तो आप बोल सकते हो बच्चों, जो जंग लगता है ना, आप देखते हो कि विंडोज है उसको जंग लगता है, तो क्या वो 2 दिन में लगता है? आप बताओ, जंग लगने को कितने दिन लगते हैं? आप मुझे मैसेज करके बताओ, या कितने साल लगते हैं? जल्दी बताओ, किसी चीज को जंग लगने के लिए कितने साल लगते हैं? बोलो। मैं देख लेता हूँ। अरे मंथ नहीं लगता। हाँ देखो, अगर आपने कोई चीज कंटिन्यू पानी के कांटेक्ट में रखी तो 1-2 मंथ लग जाते हैं, आप बोल सकते हो बहुत सारा टाइम लगता है। तो ये वाली रिएक्शन होती है टू स्लो। उसके बाद बच्चों, ग्रेफाइट का कन्वर्जन अगर डायमंड में करना हो, ये वाली रिएक्शन होती है टू स्लो। तो अब आपको क्लियर होगा कि बच्चों रिएक्शन 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? पहली तो होती है बच्चों फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट, एकदम फास्ट। कौन कौन से बच्चों? एसिड बेस प्रेसिपिटेशन। दूसरी होती है टू स्लो रिएक्शन। और बच्चों जो आप बुक में पढ़ते हो ना, ध्यान देना भाई, आप जो बुक में रिएक्शन पढ़ते हो ना, रिएजेंट जब पढ़ा रहा था मैं, तब मैंने जो सारे रिएक्शन लिए थे, या मैं सिंपल भाषा में बोलूं, ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन हमने अभी तक पढ़े ना, ऑर्गेनिक में वो मॉडरेट थे या स्लो रिएक्शन थे? टू स्लो नहीं थे, वो स्लो थे लेकिन रिएक्शन स्लो थे। मतलब इसको देखो, ऑर्गेनिक में हमने जो भी रिएक्शन पढ़े, जो भी रिएजेंट्स पढ़े, जो भी पढ़ा रिएक्शन, यानी कि एडिशन रिएक्शन हो या बच्चों इलिमिनेशन रिएक्शन हो, कुछ पढ़ेंगे हम, या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, ये सारे रिएक्शंस आपके कहाँ पे आते हैं बच्चों? स्लो रिएक्शन में। तो इस तरह से आपको पढ़ना है काइनेटिक्स। पहली बात तो सबको क्लियर हो गई, 3 तरह के रिएक्शन होते हैं, फास्ट रिएक्शन, सॉरी टू स्लो रिएक्शन, टू फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन। बच्चों अब मुझे बताओ, सबसे पहला तो बेसिक पॉइंट आपको ले लेता हूं मैं, एक्सटेंसिव, सुनना हाँ अच्छे से, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सब बच्चे पढ़ चुके हैं पहले भी या नहीं? जल्दी बताओ। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये वाली चीज सबको आती है? जल्दी बताओ, अगर नहीं आती तो बोलो मुझे, मैसेज करके बताओ। क्या सभी को एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी पता है? सबके सब बताओ, या पढ़ाओ मैं सबके सब बताओ, क्योंकि ये बेसिक्स है काइनेटिक्स का। पढ़ा दो, जल्दी बोलो, इसको पढ़ाओ यहाँ पे। ठीक है,
सुनना अच्छे से, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा, देखो फास्ट बता देता हूँ कि देखो जो प्रॉपर्टी, देखो क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। काइनेटिक्स में आपको तंग करने वाली चीज है ये वाली चीज। अगर एक्सटेंसिव की बात करूं तो जो चीज मास पे डिपेंड है उसे मैं बोलूंगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और आपको मैं बोलूं जो मास पे डिपेंड नहीं करता उसको मैं बोलूंगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर है। दूसरी बात, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो देखो यार, एक छोटे छोटे एग्जांपल ले लेता हूं मैं जो रिक्वायर है। देखो, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं आपके गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ मोल्स मास पे डिपेंड है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। चलो क्लियर है सभी को। उसके बाद देखो भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से, हाँ एकदम ध्यान से। बच्चों रेजिस्टेंस की अगर बात करूं तो मान लो लेंथ अगर किसी वायर की ज्यादा है और अगर किसी वायर की लेंथ कम है, तो देखो ऊपर वाले में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। लेंथ जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, नीचे वाले में कम रेजिस्टेंस होगा। और अगर मैं देखूं ऊपर वाले का मास ज्यादा है नीचे वाले का मास कम है, तो रेजिस्टेंस भी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस भी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद तो कंडक्टेंस भी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हुई? एक्सटेंसिव। आपको कंडक्टेंस पता है, अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हुए बच्चों, अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस ज्यादा है बच्चों, और अगर नंबर ऑफ आयंस कम है तो कंडक्टेंस कम है। तो देखो अगर मैं किसी में इतना NaCl डाल दूं थोड़ा सा, और किसी के अंदर, किसी पानी के अंदर ज्यादा NaCl डाल दूं, तो आप बोलोगे सर जहां पे अमाउंट ज्यादा है उसका कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। यानी कि सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस। उसके बाद आप सबने पढ़ा होगा E इज इक्वल टू mc², ये आइंस्टाइन का इक्वेशन। तो एनर्जी जो है ना बच्चों वो मास पे डिपेंड करती है। तो बच्चों एनर्जी के जितने भी टर्म्स है ना, एनर्जी के जितने भी टर्म्स है ना वो एक्सटेंसिव है। सब के सब बताओ, यहां तक की बातें सबको क्लियर है? मैसेज करो। कंडक्टेंस एक्सटेंसिव है, रेजिस्टेंस एक्सटेंसिव है, एनर्जी एक्सटेंसिव है, और नंबर ऑफ मोल्स भी एक्सटेंसिव है, जो कि मास पे डिपेंड करते हैं। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? जल्दी बताओ, यहां तक की बातें क्लियर है बच्चों? एकदम अच्छे से क्लियर है। देखना यार, सुनना अच्छे से। देखो अगर मैं टेम्परेचर, देखो एक रूम है आपके पास, ध्यान से सुनना। एक रूम है, एक सिंपल एग्जांपल, मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बच्चे ऑलरेडी ऑलमोस्ट सभी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। देखो भाई, अगर एक कमरे की मैं बात करूं, इस कमरे में इधर अगर मान लो 3 लोग है और इधर मान लो 2 लोग है, 4 लोग है, और यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ। और अगर मैं कमरे का पार्टीशन कर दूं और चेक करूं तो इधर का टेम्परेचर और इधर का टेम्परेचर क्या अलग होगा? तो आप बोलोगे नहीं सर, कमरे का अगर मैं पार्टीशन कर दूं तो टेम्परेचर तो सेम ही होगा ना। या अगर इधर की प्रेशर की बात करो, इधर का प्रेशर बात करो, तो क्या ज्यादा लोग होने से ज्यादा प्रेशर होता है? ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रेशर भी सेम है, यानी कि अगर मास ज्यादा हो या कम हो, टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता या प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बोल सकते हो बच्चों, सिंपल है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इंटेंसिव, आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बच्चों जल्दी बताओ, क्या बातें क्लियर है? टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एकदम क्लियर है? बोलो, एकदम अच्छे से क्लियर है। हम्म अब काम की बात सुनो। अब हमारा पूरा चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है मैं वहां पे जा रहा हूँ, ठीक है ना। एकदम इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट आपका काइनेटिक्स में काम आने वाला है, इसलिए मैं ये पढ़ाना चाहता हूँ। देखो डेंसिटी होती है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, एक छोटा सा ग्लास है और एक बड़ा सा ग्लास है, तो बता वॉल्यूम किसका ज्यादा? तो बड़े वाले का वॉल्यूम ज्यादा होगा। और ये मान लो V1 V2 है, क्यों? क्योंकि सर इसका मास ज्यादा है। तो वॉल्यूम भी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास भी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? भाई मास तो एक्सटेंसिव होगा ना। तो अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर रेशियो ले लूं तो वो हमेशा क्या होगा? हमेशा इंटेंसिव होगा। तो याद रहे इस चीज को, अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और अगर मैं इसका रेशियो ले लूं तो हमेशा ही इंटेंसिव होगा। सभी बच्चों को सामने वाला एग्जांपल समझ में आया? दो एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव होता है। बताओ इज इट क्लियर? क्योंकि यही हमारे काम की चीज है, जल्दी बताओ, सामने वाली चीज क्लियर है सभी को?
वेरी गुड, मस्त एकदम, ऐसे पढ़ते रहो, ठीक है ना। अब दूसरी बात, चलो एक्सटेंसिव इंटेंसिव यहीं तक ही, मतलब बहुत है इतना आपके लिए, ठीक है ना। काइनेटिक्स को काम चल जाएगा, काइनेटिक्स में काम चल जाएगा। बस एक चीज याद रखना, मैंने दो चीजें बताई, दो चीजें याद रखना। पहली चीज, एक्सटेंसिव जो होता है मास पे डिपेंड करता है, इंटेंसिव मास पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। और अगर दो एक्सटेंसिव हो, इस बात को समझो, दो एक्सटेंसिव हो तो उसका रेशियो होगा इंटेंसिव। भाई ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको काम आने वाला है भाई, ये वाला पॉइंट आपको आगे काम आने वाला है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको मोलर मास पता है सभी बच्चों को, नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो वो चीजें मैंने पढ़ा रहा, वो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मोलर मास क्या होता है, ठीक है ना। मेरा क्या काम क्या है, देखो भाई, अब मैं पढ़ाऊंगा एक रिएक्शन, ध्यान से सुनना। एक रिएक्शन है, आप मुझे बताओ, आप मुझे बहुत सोच के बताना, ठीक है ना। बच्चों मान लो रिएक्शन है 1A प्लस 2B गिव्स C, 2C। अब मुझे एक बात बताओ, चलो एक सोच समझ के बात बता। मान लो टाइम t इज इक्वल टू 0, मान लो एक टेस्ट ट्यूब है, और एकदम स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था, इसके अंदर आपका A प्रेजेंट है 10 मोल, कितने मोल, 10 मोल। और स्टार्टिंग में इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका B प्रेजेंट है 20 मोल, कितना प्रेजेंट है बच्चों, 20 मोल प्रेजेंट है। और अब मुझे बताओ रे बाबा, देखो ए कितना प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है 10 मोल, बी कितना प्रेजेंट है 20 मोल। अब कुछ समय बाद जब मैंने चेक किया, मान लो 5 मिनट बाद मैं चेक कर रहा हूं टेस्ट ट्यूब में हमारा, अब देखो स्टार्टिंग में सी प्रेजेंट होगा क्या, नहीं होगा भाई। आपको ऊपर वाले रिएक्शन समझ में आई, देखो 10 मोल ए थे और 20 मोल आपके पास बी थे, और सी तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही कहां हुई। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी आपका सी भी बन जाएगा। मान लो 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद A5 बचा, तो बोलो ए रिएक्ट कितना हुआ, देखो पहले 10 था बच्चों, पहले 10 था, समझ रहे हो ना। देखो पहले 10 था, देखो ध्यान से सुनो, पहले आपका 10 था, बचा कितना, यहां पे लिख देता हूं रिमेनिंग, बचा कितना बच्चों, 5 बचा। तो रिएक्ट कितना हुआ सब बताओ, रिएक्ट कितना हुआ, 10 था 5 बचा, रिएक्ट कितना हुआ जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे सर, 5 मोल रिएक्ट हुए। अब मुझे बताओ यार, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे, सबको आ रहा है ना, मस्त एकदम। देखो मैं आपसे बताता हूं, हमारे पास 10 मोल थे, उसमें से 5 बचे, तो 5 ने रिएक्शन की। अरे भाई अगर 5 ने रिएक्शन की, अरे एक ए का मोल 2 के साथ रिएक्ट करता है, तो 5 कितने बी के साथ रिएक्ट करेगा जल्दी बताओ। अगर एक ए 2 बी के साथ रिएक्ट करता है, तो 5 ए कितने बी के साथ रिएक्ट करेगा, जल्दी बताओ सबके सब, एकदम जल्दी से आंसर दो, जल्दी से बताओ रे। अरे बिल्कुल बताना, बिल्कुल सही जवाब जा रहे हो आप सब। अरे आशीष, इतना मारूंगा, बहुत मारूंगा रे तुझे, बहुत ज्यादा मारूंगा रे। देख मैं क्या बता रहा हूं, ए का एक मोल 2 बी के साथ रिएक्ट करता है, तो मुझे बताओ अगर ए के 5 मोल है तो कितने बी के साथ रिएक्ट करेगा जल्दी बताओ। अरे भाई कॉमन सी बात है सर, अगर ये एक, हाँ वेरी गुड, 2 के साथ रिएक्ट करता है, तो 5 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, तो आप बोलोगे सर 10 मोल बी के रिएक्ट करे, 10 मोल ऑफ बी, 5 मोल ऑफ ए, 10 मोल ऑफ बी के साथ रिएक्ट करे। बी कितना था, बी कितना था 20 था, 10 रिएक्ट हुए, बचे कितने, अरे बचे कितने, 10 बचे। समझे या नहीं समझे जल्दी बताओ, सामने वाली चीज सबको क्लियर है, वापस से बता रहा हूं। हमारे पास 10 ए था, देखो हमारे पास 10 ए था, 5 बचा, 5 रिएक्ट किया। अब 5 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, सर 5 10 के साथ रिएक्ट करेगा, थे कितने 20, 10 रिएक्ट कर गए, बचे कितने 10। अब बोलो सबको समझ में आया, ए कितना रिएक्ट करेगा, कितना बचेगा, कितना था जल्दी बताओ, कितना था कितना बचेगा कितना रिएक्ट करेगा, बी कितना था कितना बचा कितना रिएक्ट करेगा जल्दी बताओ। यहां तक की बातें सभी बच्चों को एकदम पानी की तरह क्लियर है, जल्दी बताओ, पानी की तरह मस्त एकदम। अब मुझे बताओ, अरे भाई अब मुझे बताओ, अरे अब मुझे बताओ, देखो गलत मत बताना, आप सोच समझ के बताना। अब आप सभी सही जा रहे हो, अब सही बताओ। देखो हाँ वेरी गुड, अगर एक ए 2 सी बनाता है, तो बताओ
5A कितने सी बनाएगा, जल्दी बताओ। अगर 1A, वेरी गुड, कितने सी बनाएगा बच्चों, 10 सी बनाएगा, 10 मोल ऑफ सी, 10 मोल ऑफ सी। या फिर एक और चीज, एक और तरीका, सर 2B 2C बनाते हैं, तो अगर 10B रिएक्ट हुए तो 10C बनाएंगे। अरे ये की चीज है ना, आप ए से बनाओ। देखो अगर आपकी इच्छा हो या तो ए से रिएक्शन को चलाओ या बी से चलाओ, आंसर तो एक ही आएगा। देखो अब मुझे बताओ, ये सामने वाली रिएक्शन आप सबको क्लियर है। चलो आपको एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, अब आएगा मजा। खतरनाक चीज पढ़ा रहा हूं बच्चों, आप सोच नहीं सकते कि एक रिएक्शन चलाना बहुत डिफिकल्ट चीज होती है बच्चों के लिए, लेकिन आपके लिए मैं पूरी आसान कर दूंगा। और काइनेटिक्स इन्हीं पे बेस है। अगर आपको रिएक्शन अच्छे से आती है तो काइनेटिक्स पूरा आप सीख जाओगे, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आने वाली। देखो मान लो x प्लस 2y है मेरे पास, x प्लस 2y गिव्स 2z। अब मान लो टाइम t बराबर 0 पे इसके 0 पॉइंट, बच्चों मान लो 0.18 लिख देता हूं मैं। इसके मान लो स्टार्टिंग को 0.39 है, इसका कुछ भी नहीं भाई, z तो बना ही नहीं, z तो बना ही नहीं। लेकिन एट टाइम t इज इक्वल टू 5 मिनट, 5 मिनट पे जब देखा मैंने तो a मेरा बचा था 0.08। अगर a इतना बचा था, अगर ये रिमेनिंग है भाई, ये वाला रिमेनिंग है, ये वाला सेशन रिमेनिंग है, ये इनिशियल है, इनिशियल कितने थे। अब मुझे बताओ, अगर 0 पॉइंट स्टार्टिंग में 0.18 थे, 0.08 रिमेनिंग है, तो बोलो भाई रिएक्ट कितने हुए, जल्दी बताओ रिएक्ट कितने हुए। 0.18 में से 0.08 अगर बचे तो रिएक्ट कितने हुए, सबके सब आंसर दो। 0.10 क्लियर है, बोलो 0.0 रिएक्टेड। अब इस चीज को सब देखो, जब तक समझ में नहीं आता तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। देखो आपके सामने सर जी एक्स हमारा 0.18 था, बचा कितना 0.08 बचा, तो रिएक्ट कितना हुआ 0.10 रिएक्ट हुआ। अब बच्चों सभी को क्लियर है, सबके सब मैसेज करके बताओ ये बात, ये फर्स्ट लाइन क्लियर है, जल्दी बताओ, बचाओ बताओ जल्दी। अगर नहीं क्लियर तो बता दो यार, हाँ नहीं समझ में आया तो मैं वापस कर दूंगा, बता दूंगा। देखो अगर मैं बोलूं x का 1 मोल 2 के साथ रिएक्ट करता है तो 0.10 किसके साथ रिएक्ट करेगा, सर 0.10 0.20 के साथ रिएक्ट करेगा। देखो अभी अगर मैं b की बात करूं तो b कितना था 0.39, रिएक्ट कितना किया 0.20, बचा कितना, बोलो बचा कितना 0.90। अरे हाँ या ना जल्दी बताओ, आप क्लियर है सबको, जल्दी से जल्दी बताओ। हाँ वेरी गुड आशीष, वेरी गुड। मैं वापस से बता रहा हूँ, देखो वापस से बता देता हूं मैं, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से देखो। 0.18 आपका x रिएक्ट किया, अगर इसका 0.10 है तो इसका कितना रिएक्ट करेगा, इसके डबल 0.20। अगर 0.39 में से इतना रिएक्ट कर गया तो बचा कितना 0.19 बचा। और अगर 1 मोल से 2 बन रहे तो 0.10 से कितने बनेंगे 0.20 जेड बनेगा। सभी बच्चों को ये वाले रिएक्शन क्लियर है, बताओ हाँ या ना। मस्त आंसर दो, समझे या नहीं समझे, सबके सब बताओ बच्चों। क्लियर है, एकदम एकदम क्लियर है कि रिएक्शन को चलाते कैसे, मोल्स की टर्म में, मोल्स की टर्म में। अब आप खुद आंसर देना मुझे, अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, आप खुद से खुद आंसर देना, ठीक है ना, एकदम सोच के आंसर देना, एकदम सोच के आंसर देना। a प्लस 2b प्लस 4c गिव्स प्लस 4c गिव्स 2d। अरे भाई मुझे बताओ, अगर इसके 10 मोल है, अगर इसके 10 मोल है तो बताओ b के कितने मोल रिएक्ट करेंगे और c के कितने करेंगे और d के कितने बनेंगे, बताओ सबके सब। अगर इसके 10 मोल है, अगर इसके 10 मोल, देखो इसके 10 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, रिएक्ट की बात कर रहा हूं। अगर इसके 10 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके कितने करेंगे, जल्दी बताओ। वेरी गुड, कितने करेंगे, इसके 20 मोल रिएक्ट करेंगे। अगर इसके 20 मोल कर रहे हैं तो सी के कितने करेंगे, सर ये तो इसका भी डबल है। देखो हाँ वेरी गुड,
यहाँ पे देखो ए को, देखो ए को, सर ए के 10 है, 2b के 20 हो गए और 4 के कितने हो गए 40। आप समझ में आए सबको? क्योंकि सर ए है तो मतलब इसका एक मोल 10 से, देखो अरे क्या कर रहा हूं, देखो सबको समझ में आ गया मुझे पता है, फिर भी एक बार देखो, ए का एक मोल 4 के साथ रिएक्ट करता है तो 10 मोल 40 के साथ करेगा। अगर एक मोल 2 के साथ करता है तो 10 20 के साथ करेगा। और ये कितना बनेगा, डी कितना बनेगा बताओ, आप सब बताओ, बोलो डी कितना बनेगा, डी कितना बनेगा? अरे ए से रिएक्शन चलाओ भाई, आप आगे जाओ मत, ए से चलाओ। सर एक 2 के साथ रिएक्ट करेगा, एक 4 के साथ करेगा, एक से 2 बनेंगे तो 10 से कितने बनेंगे 20 मोल। समझे? अब मुझे बताओ क्या रिएक्शन चलाने में किसी को कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, रिएक्शन चलाने में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक काम करो, रिजॉइन कर लो। इसके बाद हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या पढ़ेंगे? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जल्दी से जल्दी रिजॉइन कर लो।